आज हम लोग का ये बीए पार्ट 3 का राइटिंग क्लास है। और राइटिंग क्लास ये हिस्ट्री ऑनर्स का है। और ये देखिए, ये राइटिंग क्लास होगा क्या, ये ध्यान समझिए। राइटिंग क्लास में क्या क्या होगा। राइटिंग क्लास हम लोगों का ऐसा होगा कि आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आंसर तो याद रहता है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि लिखे कैसे, उसका पेज का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, साथ में ही मतलब उसको आप खुद से उसको कैसे अपने से फॉर्मेट पेज का बनाए, साथ में डायग्राम कैसे बनाए, मैप कैसे बनाए, और उसको थोड़ा सा बड़ा कैसे बना कर लिखे, ऐसा ताकि एग्जामिनर देखे तो उसको नंबर देने में कोई भी झिझक ना हो। आज वही हम लोग सीखेंगे। और एक बात, इसको अंत तक आप देखिएगा ना, तब कॉपी लिखना और साथ में ही मतलब इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर हम दिखाएंगे, और आप कॉपी लिखना भी सीख जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लेंगे, दोनों काम आपका हो जाएगा। अगर अभी तक, और एक बात, बहुत सारे ये भी बताएंगे कि अगर जहाँ पर आंसर आपको ना याद हो उस तरीके वहाँ पर अपने से खुद से आंसर बनाकर कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो हम लोग यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं, अंग्रेजों का बंगाल विजय हम लोग चैप्टर पढ़ लिए थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। हम लोग का ये चैप्टर 1 है, ठीक। और चैप्टर 1 का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब चैप्टर 1 लॉन्ग क्वेश्चन करिए, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा तो थोड़े उसमें आंसर लिखना है, उसमें तो टिक करना होता है। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में ही हम आंसर लिखना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आंसर राइटिंग के क्लास। और इसमें एक ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन को पूरे विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है। और तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बंगाल में, और एक बात, हाँ, कुछ बच्चों का सवाल क्या होता है, एक दो तो थोड़ा सा सवाल पर थोड़ा सा आ जाते हैं। कुछ बच्चों का सवाल क्या होता है कि कौन सा पेन का प्रयोग करें, जो पेन होना चाहिए, जो पेन होना चाहिए, पेन वो किस कलर का पेन होना चाहिए। तो देखिए, आपके पास ब्लू ब्लू तो ये तो आपको पता ही है, शुरू से ही जो भी एग्जाम आप देते होंगे ब्लू पेन का उपयोग करते होंगे। ब्लू और ब्लैक दो पेनों का आपको उपयोग करना है। और ब्लू और ब्लैक कहाँ कहाँ ब्लू और कहाँ पर ब्लैक पेन का उपयोग करना है, ये भी हम इसमें बताएंगे। आप इसको ध्यान से देखते रहिए। और देखिए ब्लू ब्लू आपको पता है कि ब्लू सारे जगह पूरा, मान लीजिए इतना पेज है, ये बड़ा सा पेज है, तो इसमें मैक्सिमम टाइम हम ब्लू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर अंडरलाइन करना होता है, या कोई चीज़ हाईलाइट करना है, या कहीं पर यहाँ पर डायग्राम कोई बनाने है, कोई डब्बा जैसा कोई बनाना है, या कोई और चार्ट बनाने हैं आपको, तो उसके लिए हम ब्लैक पेन का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और हर जगह ब्लैक पेन नहीं उपयोग करते। और एक बात, अगर टाइम हो तभी ब्लैक पेन का उपयोग करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। चलिए तो चालू करते हैं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं। चलिए, हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन के कारण और परिणामों की विवेचना करें, ठीक। या अथवा में क्या पूछा जा सकता है, बंगाल में द्वैध शासन। देखिए बंगाल में द्वैध शासन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन। और एक बात यहाँ पर समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ अगर आप या तो यूपीएससी या बीपीएससी, अगर बीपीएससी की भी तैयारी आप करते हैं तो उसका जीएस वाला पार्ट देखे होंगे, जीएस के पेपर देख लीजिएगा। जीएस का पेपर देखिएगा तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, बंगाल में द्वैध शासन। ये यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। आप अगर पीवाईक्यू का किताब रखे होंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये बंगाल में द्वैध शासन, या आपसे ऐसे भी ये बंगाल में द्वैध शासन के कारण और परिणाम पूछ सकता है, या कारण ऐसे हो सकता है कि अलग पूछे, परिणाम अलग पूछे, या अथवा में बंगाल में द्वैध शासन क्यों लागू किया गया, इसके परिणाम पर प्रकाश डालिए, या बंगाल में द्वैध शासन के दुष्प्रभावों को वर्णन करे, या दुष्प्रभावों की चर्चा करे। दुष्प्रभाव मतलब कौन से गलत प्रभाव पड़े वहां पर। तो चलिए हम लोग लिखना कैसे चालू करते हैं, यहाँ से लिखना हम लोग चालू करेंगे। यहाँ पर यहाँ से लिखना, हम लोग का आंसर लिखना क्या चालू करेंगे, सबसे देखिए आंसर राइटिंग का अगर ये पेज। और एक बात थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं, रुकिए इसको मिटा लेने दीजिए, इसको मिटा लेने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा बताएंगे आपका पेज का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जैसे आपका ये कॉपी का पेज हो गया, तो यहाँ पर चौथाई कॉपी, आपको पता है कॉपी को 4 भागों में अपने से अंदाज देख लीजिएगा, वहाँ पर चौथाई नहीं रहता है। पेज आपको मिलेगा ना लिखने के लिए, तो वहाँ पर चौथाई नहीं दिया हुआ रहेगा, चौथाई आपको खुद से खींचने पड़ेंगे। अब इतना तो मेहनत करेंगे ना जी, अरे मार्क्स लेना है तो इतना तो मेहनत करेंगे, या पास होना है तो इतना तो मेहनत करबे करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर चौथाई अपने से थोड़ा सा अनुमान यहाँ पर लगा लेते हैं, रुक जाइए, अपने से यहाँ पर अनुमान लगा लेते हैं और यहाँ से खींच लेते हैं। यहाँ से लंबा सा लाइन ऐसे खींच लेंगे। देखिए यहाँ टेढ़ा हो रहा है, आप स्केल से खींचेंगे। अब देखिए यहाँ से ऐसे करके यहाँ से लंबा सा लाइन आप क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे। एक मिनट रुकिए, लंबा सा लाइन आपको बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से ऐसे घुमाएंगे ऐसे करके, और इसको देखिए यहाँ पर
ऐसे एक लंबा सा लाइन होना चाहिए और सारा आंसर आप इस लाइन के इस तरफ ही लिखेंगे। लाइन के इस तरफ से लिखना चालू करेंगे, ध्यान रखिएगा। लाइन के इस तरफ से लिखना चालू करेंगे। अब आपने कहा, आप कहेंगे कि आप तो इधर लिखे हैं। अरे नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे चौथाई खींचने के बाद यहाँ नंबर डाल दीजिएगा, 1 नंबर, और 1 नंबर डालने के बाद यहाँ से आंसर लिखना आप चालू करेंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पर फॉर्मेट आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ से आंसर लिखने चालू करने हैं। अब आंसर लिखना चालू करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, द्वैध शासन को हम दोहरी सरकार के रूप में भी जानते हैं। द्वैध शासन को हम दोहरी सरकार के रूप में भी जानते हैं। वास्तव में द्वैध शासन सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें 2 व्यक्ति या समूह संयुक्त रूप से जनता पर शासन करते हैं, अर्थात जब 2 सरकारें एक साथ मिलकर शासन करती है तो उसे द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। यानी यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, इंट्रोडक्शन इतना, आप सबसे पहले द्वैध शासन क्या होता है उसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, आप 2-3 को बातें लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। या तो आप लिख सकते हैं कि उसके मुख्य बात, बंगाल में द्वैध शासन की मुख्य बात आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्वैध शासन है वो द्वैध शासन कहाँ से लिया गया है या किसने लागू किया। यहाँ पर द्वैध शासन किसने लागू किया, देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर में लिखा है ना, इसको भी आप इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन में इसको भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमने द्वैध शासन का शुरू में परिभाषा लिखा, द्वैध शासन का परिभाषा क्या लिखा, द्वैध शासन को हम दोहरी सरकार के रूप में जानते हैं। वास्तव में द्वैध शासन एक ऐसी शासन प्रणाली है जब 2 व्यक्ति या 2 संयुक्त जो रूप से जनता पर शासन करते हैं, वैसे सरकार को हम जब शासन चलता है तो इसको क्या कहते हैं, द्वैध शासन कहते हैं। यानी कि 2 व्यक्ति मिलकर, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, 2 व्यक्ति मिलकर जब कोई सरकार चलाते हैं या शासन करते हैं, संयुक्त रूप से जनता पर शासन करते हैं, तो उसको द्वैध शासन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ ठीक पैराग्राफ आप चेंज करके और यहाँ से लिखना चालू करेंगे क्या, क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बनते ही बंगाल में 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लागू किया। अब बंगाल के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, द्वैध शासन बंगाल में कब लागू हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी, परंतु प्रशासनिक भार नवाब के कंधों पर था। इतना तो आप जानते हैं, क्योंकि ये 1760 में यहाँ से इंग्लैंड चला गया था, फिर 65 में आया तो 65 में ये बना कौन, क्लाइव दूसरी बार क्या बनता है, 65 में दूसरी बार गवर्नर बनता है। अब देखिए यहाँ पर एगो डायग्राम आपको बनाने हैं, क्या बनाना है, डायग्राम। कैसे बनाना है, यहाँ पर आपने कहा कि बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, तो द्वैध शासन के आपको बनाने हैं डायग्राम। देखिए यहाँ पर क्या करना है, लिखना है बंगाल लिखने हैं। ठीक, बंगाल में द्वैध शासन का स्वरूप, द्वैध शासन का स्वरूप, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक, चलिए तो यहाँ द्वैध शासन का स्वरूप लिख लिए और इसको ऐसे करना है। यहाँ पर रुकिए, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर ऐसे इसको डायग्राम जैसा बना लेना है और यहाँ पर द्वैध शासन का स्वरूप, और द्वैध शासन का स्वरूप में क्या आपको बताने हैं, बंगाल में द्वैध शासन का स्वरूप, बंगाल में द्वैध शासन का स्वरूप, और एगो तीर का निशान इधर बनाना है, एगो तीर का निशान इधर बनाना है, और 1 मिनट रुकिए, एगो तीर का निशान इधर बनाना है और एगो तीर का निशान इधर बनाना है। एक तरफ लिखनी है दीवानी लिखनी है, एक तरफ क्या लिखनी है, निजामत लिखना है। और आपको बता देना है कि दीवानी के अंतर्गत कौन कौन सा आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, निजामत के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, हम बता देते हैं क्या क्या आप लिख लीजिएगा। इसमें आप लिख कर आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना है ये। और एक बात, इसका PDF हम दे देंगे,
अब पीडीएफ दे देंगे इसका मतलब आप ये नहीं कि अपना ही लिखेंगे, आप बिल्कुल लिखेंगे। आप इसको लिख कर आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे हिस्ट्री टॉक और आपको ग्रुप मिल जाएगा और आपको ज्वाइन कर लेना है। निजामत में क्या, दीवानी में आपको पता है कि क्या क्या आएगा, या दीवानी को ऐसे डब्बा में बंद कर लीजिए, ऐसे ऐसे डब्बा में आप बंद कर लीजिए और उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर में करके साइड में लिख दीजिए। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर दीवानी में क्या आएगा, राजस्व वसूलना, राजस्व वसूलना, वसूलना, राजस्व वसूलना, राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति, राजस्व वसूलना, राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति, ये 2 को लिख दीजिएगा आराम से। छोटा छोटा ही टॉपिक लिखवाते हैं कि बड़ा कि आपको याद करने में थोड़ा सा समस्या ना हो। निजामत में क्या, पुलिस विभाग, न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली पुलिस विभाग, ये 2 को कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले, इसी में आगे आगे अब क्या लिखेंगे हम लोग। एक और बात यहाँ पर, कारण क्या लिखने हैं, कारण और परिणाम लिखने हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा कारण की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सीरियस बात करते हैं, सीरियस टॉपिक। यहाँ बंगाल में द्वैध शासन के प्रमुख कारण निम्न हैं, क्या लिखना है उसके नीचे, ठीक उसके नीचे लिखना है बंगाल में द्वैध शासन के। देखिए यहाँ तक तो हमने क्या लिखा है, 1 मिनट देखिए, यहाँ तक हमने, ये तो इंट्रोडक्शन लिखा हमने, यहाँ पर डायग्राम बनाया इसका। अब लिखना है कारण, कारण यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर बंगाल में, रुक जाइए ले लेने दीजिए ये, हाँ, बंगाल में द्वैध शासन के प्रमुख कारण निम्न हैं। अब देखिए इसको अंडरलाइन से डैश कर सकते हैं, या रुक जाइए 1 मिनट, नया कुछ यहाँ पर बनाते हैं, नया कुछ बनाते हैं, नया तरीका से नया कुछ करा जाए इसको। इसको यहाँ पर निम्न तरीका से, तो पहले तो लिखते थे वो तो बात अलग का था। अब देखिए 1 मिनट रुकिए, देखिए जब भी, अब यहाँ पर कारण निम्न है ना, तो पहले क्या करते थे आप, पहले क्या करते थे यहाँ पर इधर लिखते थे। अब आपको क्या करना है, यहाँ कारण जब लिखे ना तो एकदम ठीक कॉपी के बीचों बीच होना चाहिए, एकदम कॉपी हो गया उसके ठीक बीचों बीच होना चाहिए। और बीचों बीच करने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देना है, और यानी कि आयत के अंदर बंद कर देना। आप देखिए कैसे बंद करना है, आपको बताते हैं, देखिए कैसे आपको बनाना है। आयत हो गया, इसके अंदर क्या कर देना है, बंद कर देना है। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा, और इसको इसके अंदर क्या कर देना है, बंद कर देना है, छोटा देखिए कर देते हैं इसको। और इसको थोड़ा सा आप, हाँ, इसको ब्लैक पेन से इसको बनाइएगा, ये वाला जो डब्बा बनाइएगा इसको ब्लैक पेन से। आप कहेंगे इतना कुछ करवा रहे हैं, हमको करने के इतना समय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। चलिए, तो इसको ऐसे बंद कर दिए। उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन के प्रमुख कारण निम्न हैं। अब निम्न है तो यहाँ पर कारण जो है वो एक करके यहाँ पर, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे एरो जैसा बना सकते हैं। ठीक, और एरो यहाँ पर बनाकर यहाँ पर 1, यहाँ पर इससे छोटा 2, कगो 4 को कारण है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, चारों कारणों को एक एक जगह करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे, चारों कारणों को एक एक जगह करके लिख सकते हैं। अब इसको एगो को यहाँ लिख देना है, एक को आप कहेंगे कि जगह कहाँ बचेगा, आप छोटा छोटा कर दीजिएगा तो हो जाएगा। हमारा ये बड़ा स्लाइड है ना, इसलिए नहीं हो पा रहा है। एगो को यहाँ पर आपको लिख देना है, और एक इसको छोटा कर देते हैं। इसको थोड़ा सा नया कुछ ट्राई करना है हम लोगों को। इसको यहाँ पर लिख देना है, आगे आगे थोड़ा ऊपर नीचे कर करके आपको लिख देने हैं। इस ये एरो को थोड़ा सा छोटा करके, और इसी में इसको कर देना एडजस्ट, यहाँ पर कर देने हैं इसको, और इस एरो को यहाँ पर इसको कर देने हैं, ये 2 नंबर में इसको यहाँ पर कर देने हैं। इस एरो को इधर लेकर आ जाते हैं, इधर लेकर आ जाइए, यहाँ पर इसको कर लेने हैं 2 नंबर यहाँ पर हो गया, और 3 को थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 4 नंबर ही चाहिए, इसको डिलीट कर दिया जाए। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अच्छा, 3 नंबर को यहाँ एडजस्ट करना है ना जी, यहाँ 3 नंबर को एडजस्ट कर लिया जाए, और यहाँ पर सीधा
या रुक जाइए, इसको यहाँ पर और एक एरो यहाँ से बनाकर देखिए, अब देखिए कितना बढ़िया लगा। बंगाल में द्वैत शासन के प्रमुख कारण निम्न है। अब आपको यहाँ से जब ऐसे लिखे हुए आप रहेंगे तो एग्जामिनर सीधा देखकर समझ जाएगा कि हाँ ये कुछ किया है। और एक बात, सिर्फ इसको यहीं पर नहीं रहने देना, अब एक एक करके पॉइंट में आपको लिखना है। अब एक एक करके क्या लिखना है, इसको पॉइंट में लिखना है। देखिएगा कैसे लिखना है एक एक करके पॉइंट में। एक नंबर में अब यहाँ पर फिर अब इसके बारे में इसको अंडरलाइन करना है और इसके बारे में अब लिखना है। अब इसको अंडरलाइन क्या करना है, अब अंडरलाइन कर देना है। इसको अब अंडरलाइन करने हैं और अंडरलाइन कौन से पेन से करना है, ब्लैक पेन से आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इसको अंडरलाइन कर देने और उसके बाद अब लिख देना है। और चलिए लिखना चालू करते हैं। अब इसके बारे में क्या लिखना है, अब इसके बारे में थोड़ा लिखना चालू कर, अंडरलाइन डैश करके अब लिखना चालू करेंगे। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है और सामने से एग्जामिनर भी देखेगा तो कितना बढ़िया लगेगा। अब सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन के प्रमुख कारणों में क्या निम्न था। सबसे पहला, बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत हुई थी। अब बक्सर के युद्ध के बारे में आपको बताया था, कब हुआ था, 1764 में। 1764 में। तो आप क्या लिखेंगे, बक्सर के युद्ध, आप क्या लिखेंगे इसको कि बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत हुई थी। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिखेंगे कि बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत होने के कारण इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत होने के कारण इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद के संधि के पश्चात अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। और इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुआ। और शाह आलम द्वितीय ने संधि के पश्चात अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दी और उसके बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया पेंशन दिया गया। और साथ में ही शुजाउद्दौला ने भी जो कि अवध का नवाब था, उसने भी इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। अब प्रथम संधि, द्वितीय संधि के बारे में बताएं, ये सब संधि के बारे में इसमें लिख देना। अब इतना जब बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर लिख देना, संधि के बारे में, संधि के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर संधि के बारे में, यहाँ संधि के बारे में लिख देना है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि के बारे में भी लिख देना है, इलाहाबाद की संधि के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, सॉरी अगला हम लोग का टॉपिक क्या अगला है, यहाँ इसको करना है। अगला इसको है, चलिए सेकंड नंबर में, कंपनी को जनता द्वारा विरोध का भय। अब दूसरा कारण क्या था, ये बंगाल में द्वैत शासन का दूसरा प्रमुख कारण क्या था। इसको भी अंडरलाइन करके ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अंडरलाइन करके और इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। अब इस यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना चालू करेंगे, कंपनी को ये कंपनी ने जो बंगाल का शासन सीधे अपने हाथों में न लेते हुए नवाब के हाथों में सौंपा, और नवाब के हाथों में सौंपने के बाद वो कंपनी जो बंगाल की दीवानी है, यानी कि जो बंगाल का राजस्व था, सिर्फ वो प्राप्त किया कंपनी ने किया। क्योंकि कंपनी को ये भय था कि अगर हम बंगाल की सत्ता को प्रत्यक्ष अपने हाथों में लेते हैं तो बंगाल की जनता द्वारा हमको विरोध का सामना करना पड़ेगा। साथ में ही जो पड़ोसी क्षेत्र है, पड़ोसी राज्य है, वो भी हमको विरोध जताएंगे। साथ में जो भारत में यूरोपीय अन्य कंपनियां हैं, जैसे फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, वो भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। इसलिए अंग्रेजों ने, या इसलिए कंपनी ने बंगाल का सत्ता अपने हाथों में नहीं लिया। बस इतना इसमें क्या कर देना है, लिख देना है। अगला यहाँ पर, अगला इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा को क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर क्या है, देखिए इलाहाबाद वाला थोड़ा मिटा देते हैं, इलाहाबाद मिटा देते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्या है कि तीसरा नंबर में है कि इंग्लैंड में प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी, ये भी वो कारण था।
बंगाल में द्वैत शासन का कि दो गो बंगाल में दो गो जैसे दीवानी और निजामत अलग अलग किया गया, अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष अपने हाथों में क्यों नहीं बंगाल का साथ कर लिया? क्योंकि बंगाल कि अंग्रेजों के पास कोई ऐसा प्रशिक्षित अधिकारी ही नहीं था, सब इसमें लिखेंगे कि ऐसा प्रशिक्षित अधिकारी ही नहीं था जो बंगाल के इतने बड़े बंगाल की सत्ता को संभाल पाए, क्योंकि अंग्रेजों का इस मामले में शासन प्रशासन के मामले में अनुभव बहुत ही कम था। साथ में ही यहाँ की संस्कृति से वो लोग अपरिचित थे, और अपरिचित होने के कारण अगर सीधे अपने हाथों में सत्ता लेते तो बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ता, और ऐसे अधिकारी और ऐसे अंग्रेज भी नहीं थे वो, उनके पास ऐसे अधिकारी भी नहीं थे जो बंगाल की सत्ता को संभाल पाए। बस इसमें ऐसा लिख देना, पूरा थोड़ा बड़ा करके लिख देना। अगला है यहाँ पर 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर क्या है? देखिए यहाँ पर 4 नंबर है कंपनी की मजबूत स्थिति। कंपनी की मजबूत स्थिति, और तो ये भी एक कारण था जो बंगाल में द्वैत शासन को प्रोत्साहित किया। अब आप कहेंगे कंपनी की मजबूत स्थिति तो पहले से ही थी। कंपनी की मजबूत स्थिति के कारण ही अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सिर्फ राजस्व वाला, यहाँ पर लिखेंगे कंपनी की मजबूत स्थिति के कारण ही अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की, साथ में ही अंग्रेजों ने नवाब का जो पद है, और नवाब पर के पद पर बैठा व्यक्ति सिर्फ नाम के लिए नवाब था, बाकी सारा काम अंग्रेज ही देखते थे। और अंग्रेजों को बेहतर स्थिति के कारण ही अंग्रेज सिर्फ राजस्व लेना जानते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खर्च नहीं करते थे, और इसके विदेशी मामलों में भी अंग्रेजों का ही हस्तक्षेप था। बंगाल के भले ही सैनिक नवाब के कंट्रोल में हो, लेकिन सैनिकों संबंधी जो फैसले, बड़े निर्णय लेने थे, वो सब अंग्रेजों के कंट्रोल में होते थे। बस इसमें ऐसे लिख देना। तो ये हो गया प्रमुख कारण। अब आगे बढ़ते हैं। कारण के बाद हम लोग को परिणाम देखने थे, तो चलिए परिणाम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये मत सोचिए कि क्लास बोरिंग हो रहा है, अरे कैसे हम सीखेंगे। एक बार सीख जाइए सिर्फ लिखना और लिखना। देखिए ये इसका देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा डायग्राम जैसा बनाना है। डायग्राम ये समझ लीजिए सबसे बेहतर है, ऐसा डायग्राम बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे अरे ये सब याद कैसे होगा? ये अंतिम में जब समरी इसका बताएंगे ना, अभी समरी हम बता रहे हैं, तो बताएंगे तो 1 मिनट में आपको लग रहा होगा कभी नहीं नहीं हमको याद नहीं हो रहा होगा। अरे याद है आपको, बस इसका समरी एक बार बता दें दीजिए हमको। देखिए कैसे आपको, आप ही बताएंगे हाँ याद तो है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बंगाल में द्वैत शासन का प्रभाव निम्न है। इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? इसको भी यहाँ पर बीच में लेकर आएंगे, और इसको इस तरीका से, इसको अलग तरीका से कुछ करेंगे। इसको इस तरीके से थोड़ा इसको बंद करेंगे। सबको आयत के अंदर ही नहीं बंद करना, इस तरीके से बंद करना है। और देखिए बंगाल में द्वैत शासन के प्रभाव निम्न है। प्रभाव निम्न है कैसे? 2 गो प्रभाव है मुख्य रूप से। कौन कौन? एक द्वैत शासन प्रणाली से कंपनी को लाभ होता है, और एक द्वैत शासन प्रणाली के दुष्परिणाम। यहाँ पर 1 मिनट, कंपनी नहीं होगा, यहाँ कंपनी नहीं होगा। देखिए 2 गो कंपनी के ये बंगाल में द्वैत शासन लागू करने के कारण 2 गो काम हुए, 2 गो प्रभाव हुआ। द्वैत शासन का बंगाल में 2 गो प्रभाव हुआ। एगो तो कंपनी को खूब लाभ हुआ, और दूसरा द्वैत शासन प्रणाली के दुष्परिणाम निकले। दुष्परिणाम मतलब उसके दुष्प्रभाव, यानी कि खराब प्रभाव पड़े किस पर? बंगाल पर। तो खराब प्रभाव पड़े बंगाल पर, तो वही 2 गो इसका प्रभाव रहा। अब दोनों प्रभाव में अलग अलग तरीका के प्रभाव है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 गो प्रभाव चाहे तो ऐसे करके यहाँ पर ऐसे बताएं, ऐसे और ऐसे करके ये दोनों को, इसको और इसको पहले लिख सकते हैं, उसके बाद इसके बारे में क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इस पर आते हैं, इस टॉपिक पर आते हैं। द्वैत शासन प्रणाली से कंपनी को लाभ, अंडरलाइन करेंगे और इसके बारे में लिखना चालू करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला क्या है कि कंपनी का बंगाल की सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया, जबकि उनके पास किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं थी। बंगाल में द्वैत शासन का जो लाभ हुआ, अंग्रेज तो यही चाहते थे कि सत्ता का कंट्रोल हमारे हाथों में रहे, लेकिन कोई जवाबदेही ना रहे। साथ में ही भारत पर शासन के लिए कंपनी की मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कंपनी को क्या तैयार हो गया? मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हो गया। क्यों मजबूत पृष्ठभूमि? कैसे? भारत पर शासन आगे 200 वर्षों तक जो शासन किया, यहीं से वो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। अब शासन की विफलताओं के लिए नवाब पर दोषारोपण किया जा सकता था। अब शासन के विफलताओं के लिए नवाब पर दोषारोपण क्या किया जाता, जबकि इसके प्राप्त लाभों का उपयोग कंपनी करती थी।
यानी कि द्वैध शासन प्रणाली के लाभ क्या क्या हुए कंपनी को? एगो तो कंपनी को सत्ता पूरे हाथों में आ गया, साथ में उसकी किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं रही, भारत पर शासन के लिए कंपनी की मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हो गई। साथ में ही जो भी विफलताएं होती थी बंगाल में, जो भी कानून व्यवस्था खराब होता था, इसकी जवाबदेही पूरी किसकी थी? नवाब पर पूरी जवाबदेही आ गई। और इसके लेकिन इसका लाभ किसको मिलता था? अंग्रेजों को इसका लाभ मिलता था। चलिए अब इसको दुष्परिणामों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। द्वैध शासन प्रणाली के दुष्परिणाम क्या क्या रहे, इसको भी ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना है और इसके बारे में भी क्या करना है? लिखना है। अब अंडरलाइन करके इसको लिखना चालू करेंगे। ठीक, अंडरलाइन। अब दुष्परिणाम, सबसे पहला, बंगाल में कानून व्यवस्था कमजोर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको अंडरलाइन करके और इसमें लिखना चालू करेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन करके और इसमें लिखना चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे? जब न्याय और कानून व्यवस्था नवाब के हाथों में आया, लेकिन नवाब के हाथों में, इसमें लिखना चालू करेंगे, नवाब के हाथों में थोड़ी सी भी पूंजी, या आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी भी धन न होने के कारण, थोड़ा सा भी धन न होने के कारण नवाब न्याय और कानून व्यवस्था में कुछ बेहतर नहीं कर सका, बल्कि न्याय और कानून व्यवस्था और बंगाल का धीरे धीरे खराब होता गया, क्योंकि नवाब का पूरा अब ध्यान बिल्कुल शासन से हट गया था, क्योंकि उसके पास ना पैसे थे ना कुछ करने के लिए था। इसीलिए बंगाल में चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई, अव्यवस्था फैल गई और लोग मतलब चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल फैल गया, अराजकता चारों तरफ फैल गई और बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो गई, कानून और न्याय के मामले में बहुत ही खराब हो गई। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं आगे। अगला अंडरलाइन करके, कृषि का ह्रास। अब आपको पता है कृषि के ह्रास में क्या क्या हो सकता है, आप अपने से खुद सोचिए। तो कृषि का कहीं ह्रास होगा, यानी कृषि जहां पर कमजोर पड़ेगी, कृषकों की हालत क्या हुई होगी? यहाँ पर खुद अपने से आप लिख सकते हैं, कृषकों की हालत बढ़िया होगी। कृषक क्या महलों में रह रहे होंगे? कृषकों की क्या होगी? उनको कर नहीं देना पड़ रहा होगा, तब कृषि की हालत खराब हो गई होगी। या ऐसा करके कि किसानों के लिए अच्छा बीज और अच्छा खाद उपलब्ध करवाया जा रहा होगा, तब कृषकों की हालत खराब होगी? नहीं, कृषकों की हालत तब खराब होगी जब ना अच्छा बीज मिल रहा है और कर ऊपर से बहुत ज़्यादा लादे जा रहे हैं, मौसम भी ठीक नहीं कर रहा है, मौसम भी उनके अनुकूल नहीं है, तब उनकी कृषि में ह्रास आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? कृषि में ह्रास, कृषकों की स्थिति खराब होने लगी, कृषकों की स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि कृषि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था। साथ में ही जब दीवानी की जिम्मेवारी अंग्रेजों को मिली, तो अंग्रेज सिर्फ राजस्व वसूलना जानते थे और अधिक से अधिक कर वसूलना, सिर्फ उनका पूरा ध्यान अधिक से अधिक कर वसूलने पर आ गया और उनको बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये कृषकों को कितना आमदनी हो रहा है या कितना धन इकट्ठा हो रहा है, कितना मांगना चाहिए। वो कुछ भी मनमाने ढंग से अपने तरीका से कर व्यवस्था का जो कर है वो कृषकों पर आरोपित करते थे, जिसके कारण कृषि का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। कृषक अपने खेतों के लिए ना सही समय पर बीज इकट्ठा कर पाते थे, ना उसको सही समय पर सिंचाई कर पाते थे, और साथ में ही उनका ऐसा हाल हो गया कि अपने घर परिवार चलाना भी कृषकों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और नवाब की तरफ से भी कोई उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था। यहाँ भयंकर अकाल, आपको पता है बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भयंकर अकाल के कारण, बंगाल में भयंकर अकाल के कारण वहां पर कृषकों की हालत और खराब हो गई, चारों तरफ भूखमरी फैल गई और साथ में ही द्वैध शासन होने के कारण अंग्रेजों ने इस जिम्मेवारी से, जनता की जिम्मेवारी से अपना पल्ला झाड़ लिया। साथ में ही नवाब ने भी यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे पास कोई भी आमदनी नहीं होती है, इसलिए हम जनता की कोई मदद नहीं कर सके, जिसके कारण इन दोनों के कंपनी और नवाब के आपसी मनमुटाव के कारण या आपसी द्वंद्व के कारण ये सजा बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ा। ये सजा बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ा और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई और बहुत अधिक मात्रा में महामारी फैल गई, लोग बहुत तबाह हो गए, बहुत सारे कृषक कृषि छोड़ दिए। ये सब इसमें लिख लेना है। ठीक, भयंकर अकाल में उद्योग धंधा चौपट, इसके बारे में तो लिख ही सकते हैं। उद्योग धंधा, जब कृषि का हालत खराब होगा, भयंकर अकाल पड़ेगा, तो उद्योग धंधा चौपट हो जाएगा। कृषि की हालत खराब होने के कारण उद्योग धंधे भी चौपट हो गए और साथ में ही
बंगाल में जितना भी अधिक बाजार था, इस सारे बाजारों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया और अंग्रेज अपने मनमाने ढंग से कोई भी सामान खरीदते थे और कोई भी सामान यहाँ से लेकर जाते थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों की और हालत क्या होने लगी, खराब होने लगी। और जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, जो घरेलू उद्योग धंधे थे, वहाँ पर अंग्रेजों ने ये नियम लगाया था कि उनके लिए हर जो छोटे छोटे उद्योग धंधा करने वाला है, मतलब कुटीर उद्योग जो है, उन कुटीर उद्योगों में किसके लिए सामान बनाया जाएगा, अंग्रेजों के लिए सामान बनाया जाएगा, जिससे परेशान होगा। और अंग्रेज उनका पैसा, जो जो सामान बनाते थे उनका पैसा भी नहीं देते थे, जिसके कारण वहाँ के जो कारीगर थे वो इस तरीका से विवश हो गए कि वो अपने काम छोड़ने पर विवश हो गए। साथ में कुछ कारीगरों ने अपना हाथ ही काट लिया था, ध्यान रखिएगा। कुछ कारीगरों ने क्या किया था, अपना हाथ ही काट लिया था ताकि उनको काम ना करना पड़े। कुछ कारीगर अपना काम छोड़कर लुटेरे, डाकू, चोर बन गए। इस तरीका का हालत हो गया था वहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके कंक्लूजन में आते हैं, यानी कि निष्कर्ष में आते हैं। और तो यहाँ पर क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, देखिए निष्कर्ष में यहाँ पर अतः, अतः हम या अतः या निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, निष्कर्षतः ऐसे लिख सकते हैं या अतः लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, द्वैत शासन के दुष्परिणामों के संदर्भ में सर जॉर्ज कर्नवाल, ध्यान रखिएगा, सर जॉर्ज कर्नवाल ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि, अब इसके बातों को थोड़ा कोट कर देते हैं यहाँ पर, यानी लिख देते हैं यहाँ पर। क्या कहा था, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं था। समझ लीजिए, इन्होंने ये कहा था। इसके बारे में तो हमने पढ़ाया था, तो उस समय जिक्र किया था। और उसके बाद लिखेंगे कि अंतिम में इसके यहाँ पर लिखेंगे, इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए वारेन हेस्टिंग ने 1700, अब देखिए वारेन हेस्टिंग ने इसको क्या कर दिया, आप लिख दीजिएगा 1772 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लिख दीजिएगा। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और ये पूरी तरीका से इसका आंसर हो गया। अब थोड़ा एक बार समरी इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। बंगाल में द्वैत शासन के कारण एवं परिणाम हमको देखने थे, ये हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। यानी कि द्वैत शासन होता क्या है, जब दो व्यक्ति शासन करते हैं एक ही शासन पर, जब दो व्यक्ति मतलब एक ही जगह पर दो व्यक्ति जब शासन करते हैं, जो दोहरी सरकार होती है उसको क्या कहते हैं, उसको द्वैत शासन कहते हैं। साथ में ही जब क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बनता है, तो बंगाल में, ये डेट ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू करते। इसके अंतर्गत कंपनी के पास क्या थी, वास्तविक शक्ति कंपनी के पास चली गई, परंतु भार किसके पास आ गया, नवाब के कंधों पर। यहाँ द्वैत शासन के बारे स्वरूप के बारे में हमने बताया है, पढ़ाया भी जब, दीवानी और निजामत, ये दोनों लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, बंगाल में द्वैत शासन के प्रमुख कारण क्या क्या थे, बक्सर का युद्ध, आपको पता ही है, बक्सर के युद्ध के बाद ही द्वैत शासन लागू हुआ। कंपनी को जनता के विरोध का भय था, इसीलिए कंपनी ने डायरेक्ट शासन नहीं किया। इंग्लैंड में इतने प्रशिक्षित लोग नहीं थे जो यहाँ के सत्ता को सीधा सीधा चला सके, नवाब को हटाकर। और कंपनी की मजबूती सी थी, ये तो याद हो, 4 को याद हो जाएगा एक बार में। और कंपनी को लाभ क्या क्या हुआ, कंपनी की सत्ता पूरी हाथ में आ गई और वो किसी भी प्रकार के जवाबदेही उन पर नहीं था। और भारत पर शासन के लिए कंपनी की मजबूत पृष्ठभूमि भी यहीं से तैयार हो गई। साथ में अब शासन की विफलताओं के लिए नवाब पर दोषारोपण किया जा सकता था, लेकिन कंपनी को सिर्फ इससे लाभ हो रहा था। और इसके दुष्परिणाम क्या क्या हुए, बंगाल में कानून व्यवस्था कमजोर होबे करेगा जब नवाब के हाथ में जाएगा, तो कृषि का ह्रास हुआ, भयंकर अकाल पड़ा, उद्योग धंधे क्या हो गए, चौपट हो गए। उसके बाद ये कोटेशन माने तो क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। या ये कब समाप्त किया गया, इस कोटेशन याद नहीं रहेगा तो कब समाप्त किया गया ये लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।